नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अमेरिका ईरान के बीच इस्लामाबाद में 21 घंटों तक चली शांति वार्ता फेल हो गई है। दुनिया की नजर में आतंकिस्तान बना पाकिस्तान की जमीन पर इस नतीजे ने यह साबित कर दिया है कि ईरान को मनाना अमेरिका और पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। वहीं इस कूटनीतिक प्रयास के विफल होने के साथ ही पश्चिम एशिया में संकट गहराने की संभावना बढ़ गई है। ईरान और इजरायल के बीच कुछ दिनों के लिए रुका महायुद्ध अब फिर से शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अमेरिका इजरायल एक बार फिर से आक्रामक रुख अख्तियार कर रहे हैं। इसका प्रमाण आपको उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के उस बयान से मिल जाएगा जब बैठक खत्म होने के बाद उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि वार्ता फेल हो गई है। तो अमेरिका ईरान के बीच इस्लामाबाद में 21 घंटों तक चली शांति वार्ता फेल हो चुकी है और दुनिया की नजर में अब ये जो वार्ता हुई है इस हकीकत को मानना पड़ेगा कि किसी नतीजे पर ये नहीं पहुंची है। तो ईरान को मनाना अमेरिका और पाकिस्तान के बस की बात नहीं है और वहीं इस कूटनीतिक प्रयास के विफल होने के साथ ही पश्चिम एशिया में संकट गहराने की संभावना भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बात करें ईरान और इजरायल के बीच, तो यहाँ पर कुछ दिनों से रुका महायुद्ध अब फिर से शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अब इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अमेरिका इजरायल एक बार फिर से आक्रामक रुख अपनाने जा रहे हैं और इसका प्रमाण आपको उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के उस बयान से भी मिल जाएगा जब बैठक खत्म होने के बाद उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वार्ता फेल होना ईरान के लिए बहुत बुरी खबर है। और इस बीच देखिए एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। लगातार जो घटनाक्रम है वो आपको बता रहे हैं। शांति वार्ता फेल होने से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शांति वार्ता फेल हो गई है। इस बीच तुर्की की मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। बातचीत में हाथापाई की नौबत आ गई थी। अरागची विटकॉफ के बीच हाथापाई की खबर। एक तो शांति वार्ता फेल हो गई है, दूसरे बीच सबसे बुरी खबर वो ये कि हाथापाई की नौबत आ गई थी। तो देखिए ये बड़ी खबर, बातचीत जब हो रही थी उस वक्त ऐसा माहौल बना कि लगा कि हाथापाई तक की नौबत है। ये अरागची और विटकॉफ के बीच हाथापाई की खबर आ रही है। ईरान के विदेश मंत्री और अमेरिकी विशेष दूत में हाथापाई की खबर है। यानी कि ऐसी नौबत आ गई थी कि मामला हाथापाई तक पहुंच सकता था। तो बातचीत में अब ये भी देखने को मिला कि यहाँ पर शांतिपूर्ण बातचीत नहीं हो रही थी बल्कि हाथापाई तक नौबत पहुंच चुकी थी। वहीं आपको बता दें इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर हमला हुआ है। एक और बड़ी खबर आ रही है, इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर हमला हुआ है। शांति वार्ता विफल होने के बाद यह अटैक हुआ है। तो देखिए इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर अटैक की खबर आ रही है। इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर हमला, शांति वार्ता विफल के बाद यह अटैक हुआ है। इसी के तो लगातार कयास लग रहे हैं कि क्या शांति वार्ता विफल हो गई है तो ये जो हमले हैं ये और ज्यादा बढ़ जाएंगे, ये जो हमले हैं और ज्यादा तीव्र हो जाएंगे। यानी कि मिडिल ईस्ट एक बार फिर से अशांति यहां पर फैल जाएगी। क्या ये जो हमले पहले से किए जा रहे इजरायल की तरफ से इनमें भी इजाफा होगा? इसके साथ साथ क्या ईरान भी खुलकर अब सामने आ जाएगा या फिर एक बार फिर से बातचीत होगी? हालांकि ईरान इन खबरों से सिरे से खारिज इन खबरों को कर रहा है। शांति वार्ता विफल होने के बाद एक बार फिर से अटैक की खबर आ रही है इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर। बिल्कुल, और ये बड़ी खबर है कि हमले बढ़ गए हैं। इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर हमला हुआ है। शांति वार्ता जैसे विफल हुई है ये अटैक बढ़ चुके हैं। हालांकि इजरायल की तरफ से पहले ही कहा जा रहा था वो किसी भी तरह से सीज फायर नहीं करने वाला है, लेकिन ये बड़ी खबर, हमलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर हमला हुआ है तो ये अटैक की खबर है। इजरायल की तरफ से शांति वार्ता विफल होने के बाद अटैक किया गया है। तो लगातार ये हमले अब और ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। शांति वार्ता जैसे विफल हुई है, इजरायल ने अपने हमले बढ़ा दिए हैं। तो लगातार चर्चा हो रही थी कि किसी भी तरह से यहाँ पर लेबनान के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं उन्हें रोका जाए और इजरायल पहले इन्हें रोके, उसके बाद बातचीत आगे बढ़ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेतन्याहू ने भी साफ कर दिया वो किसी भी तरह से हमले नहीं रोकने वाले हैं। और इस बीच ये बड़ी खबर की शांति वार्ता जैसे विफल होती है उसके बाद अटैक बढ़ गए हैं। वेस्ट बैंक पर अटैक किया गया है, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। तो देखिए इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर ये अटैक हुआ है, यानी कि इजरायल पर भी अब अटैक जो है वो हो रहे हैं। शांति वार्ता विफल होने के बाद ये अटैक हुआ, ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं।
लगातार एस्केलेशन मिडिल ईस्ट में बढ़ता जा रहा है। इस बीच देखिए, इससे पहले हम देख रहे थे कि शांति वार्ता तो हो रही थी, सीज फायर तो हुआ था, लेकिन ये सीज फायर इजराइल की तरफ से नहीं था, क्योंकि इजराइल लगातार लेबनान पर अटैक कर रहा था। ऐसे में मिडिल ईस्ट में संघर्ष की स्थिति लगातार बनी हुई थी और अब ये जानकारी मिल रही है कि इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर भी अटैक हुआ है, हमला हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। शांति वार्ता विफल हो चुकी है, नाकाम साबित हो चुकी है। इन सब के बीच यहाँ पर अटैक की खबरें आ रही हैं। और इस वक्त हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी लगातार बना हुआ है, उनका रुख कर लेते हैं। कर्नल एस.के. मलिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राम श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार, रोहित शर्मा भू राजनीतिक विशेषज्ञ, पूर्णिमा नाथ भू राजनीतिक विश्लेषक हैं, यूएसए से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, साथ ही जवाद खान पत्रकार है पाकिस्तान से। और एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं यहाँ पर जवाद खान का। जवाद, देखिए जिस तरह से लगातार ये बात सामने आ रही थी कि ये जो हमले हैं ये बढ़ सकते हैं, पाकिस्तान की जमीन को चुना गया कि हो सकता है कि यहाँ पर कुछ बेहतर निकल कर आए, पीस टॉक हो, लेकिन वो तो हुआ नहीं। उल्टा अब ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर सीज फायर भी ब्रेक होने के हालात बनते हुए दिख रहे हैं। जवाद खान, मेरा सवाल आपसे है। अच्छा, देखिए जी, पाकिस्तान के अंदर ये जो एक अमन मुज़ाकरात जो चला था इस्लामाबाद के अंदर, ये दो मुल्कों की जंग है, बल्कि ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी जंग है, जिसे रोकने के लिए पाकिस्तान ने ये ऐसा इक़दाम किया है। तो ये जंग एकदम से किसी पॉइंट के ऊपर इतफाक नहीं हो सकता। जैसी बात है, बहुत से पॉइंट हैं जिन्हें कुछ अमेरिकी जो डेलीगेशन है वो एग्री करेंगे, कुछ ईरानी जो हैं वो डेलीगेशन है जो उस पर एग्री करेंगे, कोई डिसएग्री करेंगे। तो उसके ऊपर ये मुज़ाकरात अभी ख़त्म नहीं हुए, जिससे कि देखें उन्होंने कहा भी था कि ये मुज़ाकरात आगे चल सकते हैं। और मजीद इसमें कुछ माजी के अंदर आप मिसालें देखें, लेकिन तो पाकिस्तान के साथ जब चर्चा हो रही थी तो क्रेडिट लेने की होड़ काफी दिख रही थी पाकिस्तान में, घंटे भी चलते हैं। जवाद खान जी, पाकिस्तान कल जब बातचीत हो रही थी और लगातार हम देखते हैं डिबेट्स में किस तरह से पाकिस्तान क्रेडिट लेने की होड़ यहाँ पर लगी हुई थी कि जी हाँ हमारे यहाँ मध्यस्थता हो रही है और कुछ ना कुछ बेहतर निकलकर सामने आएगा, लेकिन ये तो 21 घंटों के अंदर ही सब खत्म हो गया। और जवाद, एक और चीज है जो खबर एक आ रही है तुर्की मीडिया के हवाले से कि वहां पर हाथापाई की नौबत भी आ गई थी, क्या इस तरह की जानकारी में मिल रही है? नहीं मोहतरमा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कोई गली मले का जरगा नहीं हो रहा, ये एक हाई लेवल का जो है वो अमन पीस जो है प्रोग्राम हो रहा है। ये कहाँ से खबर आ गई कि हाथापाई हो रही थी? तुर्की की तरफ से कहना है, ये हम नहीं कह रहे, इंडियन मीडिया नहीं कह रहा, तुर्की की तरफ से कहा गया है। ऐसी कोई बात नहीं है। उनके दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं, जो अमेरिकी डेलीगेशन था उन्होंने अपने पॉइंट्स रखे, उन्होंने अपनी शराइत रखी। अब जाहिर सी बात है ईरान कुछ चीज़ों पे डिसएग्री करेगा, कुछ चीज़ों पे एग्री करेगा, कुछ अमेरिका इस तरह करेगा, तो ये अभी चलेंगे। बाजी के अंदर आपने मिसालें देखी होंगी, जब इस तरह के मुज़ाकरात होते हैं तो टाइम लगता है, तब जाके फिर इसका कोई रिजल्ट निकल के बाहर आता है। तो अभी क्या सिचुएशन होने वाली है वो हम भी देख रहे हैं, वो आप भी, पूरी दुनिया इसकी नजरें हैं वो इस्लामाबाद के ऊपर। हमारा जो पाकिस्तान का किरदार है वो यही है कि दो मुल्कों के अंदर अगर जंग हो रही है या इस मिडिल ईस्ट के अंदर जो नुकसान है ये भारत को भी हो सकता है, पाकिस्तान को, बल्कि दुनिया के तमाम मुल्कों को होगा। हम चाह रहे हैं कि खिते के अंदर अमन हो, हम अमन के ख्वाह हैं, तो अमन के लिए हमने जदोजहद की है। जब आप लौट रहे आपके पास, एस.के. मलिक साहब, ये समझना चाहेंगे जो खबर है जिसको खारिज यहाँ पर कर दिया गया पाकिस्तान की तरफ से, तुर्की मीडिया में खबर आ रही है कि हाथापाई की नौबत आ गई है, क्या आपको भी लग रहा है कुछ इस तरह की स्थिति बनी होगी? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा युद्ध चल रहा है और युद्ध के बीच जो स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से भी लगातार बहुत डिस्पैरिटी उसमें थी, बहुत ज्यादा अग्रेशन था, फिर सीज फायर होता है, सीज फायर को यहाँ पर इजराइल एडमिट नहीं करता, इजराइल नहीं मानता। इन सब स्थितियों के बीच में ये भी ट्रंप का कहना था, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हमें फर्क नहीं पड़ता बात हो या ना हो। अब ऐसे में अगर वहां पर बात हाथापाई की नौबत आ गई हो, क्या ये मुमकिन है? नमस्कार और थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग टू योर चैनल, और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत से नमस्कार। देखिए मैम, जो खबर आ रही है इस खबर की थोड़ी और पुष्टि होने की जरूरत है, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि इंटरनेशनल फोरम्स से, दुनिया के संसदों में और बड़े बड़े फोरम्स पे हाथापाई पहले भी हुई है, और यहाँ भी अगर खबर आ रही है, अगर हुई है तो इसमें कोई बहुत ज्यादा आश्चर्य वाली बात है नहीं। इसलिए कि दो विपरीत ध्रुव वाले जब देश आगे बैठे हैं और उनको पता है कि सामने मेरा किलर बैठा है, इधर से ही मानता है कि जिसने मेरी नाक में दम किया है 40 साल से वो बैठा हुआ है, तो ऐसे में एनोनिमिटी, कड़वाहट एक सामने दिखती तो है।
लेकिन ये हुई है या नहीं हुई है, ये और ठीक है, थोड़ी सी तो ये clarity आने की कंफर्म अभी आवश्यकता नहीं है कि ये हाथापाई हुई है नहीं हुई है। पूर्णिमा नाथ जी भी जी। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूर्णिमा जी, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, फिलहाल जिस तरह से ये पीस टॉक जो होने वाली थी वो अब नहीं हुई है, विफल हो गई है, आगे क्या कुछ रास्ता बचता है? अमेरिका तो बार बार यही कह रहा है, यानी ट्रंप ये कह रहे हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता। क्या वाकई ऐसा है, उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। पहली बात तो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो बयानबाजी चल रहा है, दिस इज़ अ सीरियस मैटर, लेकिन उनको नहीं लगता कि उनका जो पोजीशन है, वो जो कह रहा है वो उसमें लिटरली कॉन्स्टेंटली हेडलाइंस बन रही है, और उनका जो पोजिशनल पावर है उसके वजह से स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है, नीचे जाती है, ऑयल की प्राइस ऊपर जाती है, नीचे जाती है, सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी कॉन्स्टेंटली हो रही है, उनको समझ ही नहीं आ रही है। वो एक चाइल्ड के जैसा बिहेव कर रहे हैं, इज नॉट एक्चुअली एक्टिंग लाइक ए स्टेट्समैन ऑल्सो। इस जो सिचुएशन है, अभी जेडी वैंस वहां पे गए हैं, बात करने गए हैं, जो भी है वट एवर कम्स आउट ऑफ इट, ही कुड हैव केप्ट क्वाइट नो। उसके बीच में उनका लिटरली इंफॉर्मेशन आ रही है, बोल रहे हैं कि ईरान इज ए फेल स्टेट, हमने तो जीत लिया, आई डोंट केयर व्हाट हैपेंस, वी हैव ऑलरेडी वोन। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस? द पॉइंट इज ही इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू द बेस, हमारे यहाँ पे बेस को कम्युनिकेट करना चाह रहे कि जो भी है अमेरिका ऑलरेडी जीत चुके हैं और ईरान खत्म हो चुका है। तो अगर ये सिचुएशन है, वो तो जेडी वैंस को क्यों भेजे हो? Right. और भी भेजे हो आपने हाफ वे थ्रू द वर्ल्ड, अपने 17 घंटा 18 घंटा की फ्लाइट लेके आपने पाकिस्तान में भेजे। आप कोई भी निगोशिएशन का, कोई भी ट्रीटी का, कोई भी साइनिंग का आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। जो लोकेशन डिसाइड करता है वो करता होता है बेसिकली। इन दिस पर्टिकुलर केस, ईरान डिसाइडेड द शर्त, Iran decided the place, Iran decided who is going to discuss. और स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को भी उन्होंने साइड किया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको निकाला नहीं, रखा है, लेकिन वैंस को जाना पड़ा एट द एंड ऑफ द डे। अमेरिका को, आपको समझ नहीं आ रहा, अमेरिका वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए बार बार वो लिटरली रिपोर्टर के ऊपर चिल्लाते हैं। वो रिपोर्टर को कोई अच्छा क्वेश्चन करते हैं तो उनके ऊपर हावी हो जाते हैं। कोई किसी को बोलते हैं यू आर क्वाइट पिगी, किसी को बोलते हैं आप स्माइल नहीं करते हो। भाई आप प्रेसिडेंट हो, आपको क्वेश्चन करा जा रहा है, डेमोक्रेटिक है। पूर्णिमा जी, वो फ्रस्ट्रेशन है। मेजर अली शाह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर, आपका क्या मानना है, ये जो शांति वार्ता थी ये विफल क्यों हुई? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। मेजर शाह, आपको आवाज आ रही है हमारी? रोहित शर्मा जी, आपके हिसाब से, मेजर शाह को आवाज नहीं पहुंच रही है। रोहित शर्मा जी, आपके हिसाब से ये जो बातचीत हुई है जिसके लिए इस्लामाबाद की जगह चुनी गई, विफलता क्यों? विफलता इसलिए कि जो आदमी या जो कंट्री टॉक्स करवा रहा था वो इस पोजीशन में नहीं था कि ईरान के पास जाके बोले कि आपकी एक डिमांड मैंने अमेरिका से मनवा ली है, आप अमेरिका की एक डिमांड मान लीजिए। ये दोनों के सामने कटोरा लेके खड़े हैं, दोनों से पैसा चाहिए इन्हें, तो दोनों के ये जूते पॉलिश, जैसे बोलते हैं बूट पॉलिश कर रहे हैं, सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज बोलनी चाहिए ना यार, दोनों की बूट पॉलिश कर रहे हैं। तो ये दोनों को नहीं बोल पा रहे थे, ना ये अमेरिका को बोल पा रहे थे कि ईरान से आपकी डिमांड मनवा ली, आप ईरान की मान लीजिए, ना ये ईरान को बोल पा रहे थे। तो ये इतनी पावर तो एक आदमी के पास होनी चाहिए जो कि नेगोशिएशन कर, इसमें कोई शक नहीं। ये तो पहले दिन से पता था ये फेल होने वाली है। और जहां तक मारपीट की बात है, कि विटकॉफ के साथ मारपीट की, तो पाकिस्तान में कौन सी नई चीज है यार? इन्होंने तो अपने करंट उस समय के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को पकड़ के ठोक दिया था, उसके घर पे ही आर्मी चीफ पहुंचे थे अपने 2 आदमी लेके। तो कोई नई चीज नहीं है पाकिस्तान के लिए, ये होता रहता है। तो ये बात तो विटकॉफ को पता होनी चाहिए। सुरक्षा में से चूक माना जाए, पाकिस्तान में जो ये बैठक हो रही थी, एक तरह से सुरक्षा में चूक मानी जाए। अगर यहाँ पर बातचीत की जो नौबत है हाथापाई तक पहुंचती है, तो आप उतनी सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं। मैम, पाकिस्तान की हिस्ट्री है मारपीट की, पाकिस्तान के अंदर कौन सा था जिसके साथ नहीं हुई? एक छोटा सा रिएक्शन यहाँ पर ले लेते हैं जवाब से, उसके बाद मेजर शाह के पास जा रहे। छोटा सा रिएक्शन जवाब जी। जी रोहित जी को आप सुन रहे थे ना कि पाकिस्तान में अगर मारपीट की खबर आ रही है तो हुई होगी, क्योंकि वहां का इतिहास इस तरह का रहा है, और साथ साथ कहीं ना कहीं वो दबदबा पाकिस्तान का नहीं है, वो दोनों ही इंक्लाइन कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ ज्यादा है। ऐसे में वो जो न्यूट्रल भूमिका होनी चाहिए किसी देश की, शायद वो भूमिका ना रही हो, इसीलिए ये स्थिति बनी
कि बातचीत विफल हो गई? संक्षेप में रखिएगा। देखिए मोहतरमा, ये भाई साहब ने कहा कि पाकिस्तान के पास, देखिए मैं अक्सर इंडियन मीडिया पे देखता हूँ कि पाकिस्तान तो गया, खत्म हो गया, पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। बट जब आप रियलिटी देखते हैं या ग्राउंड रियलिटी चेक करें तो फिर आपको अंदाजा होता है कि पाकिस्तान क्या है, और फिर हम अगर कंपेयर करें भारत तो फिर आपको पता चल जाता है क्या है। देखिए जब आपको ये अंदाजा हो चुका है, आपकी गवर्नमेंट ये चीज मान चुकी है कि आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है या वो नाकाम हो चुकी है, तो फिर जयशंकर साहब ने जो लैंग्वेज यूज की और मोदी जी जाके अरे मुस्कुराते खान हैं, साहब, तो फिर पाकिस्तान की बात हो रही है, तकलीफ हमने होगी। नहीं कहा कि हमारे यहाँ की बातचीत कर लीजिए। आपने पेशकश की, आप देखिए, क्या चले गए? हम थोड़े टर्की आपको ये कुछ कह रहे रहा हैं। है और हम कह भी नहीं रहे हैं कि वहां पर जो नौबत थी बातचीत की हाथापाई तक पहुंची। दैट मींस कि आपने उतनी सिक्योरिटी उन्हें नहीं दी, या फिर आपने एक ही पक्ष को ज्यादा तवज्जो दी, जिसके चलते आप बैलेंस नहीं कर पाए। जो मध्यस्थता की बात आप कर रहे थे उसमें सफल नहीं हो पाया पाकिस्तान। और सोशल मीडिया पर पोस्ट पाकिस्तान के प्रमुख का है कि हम बातचीत करवा लेते हैं, मध्यस्थता करवा लेते हैं, हमारी तरफ से नहीं गया। हमारा प्रश्न कहां से आ रहा है? हम ये पूछ रहे हैं और ये को पैनलिस्ट ने सवाल उठाई। पर्सनली मैंने भी नहीं पूछा, ये उनकी तरफ से रेज किया गया क्वेश्चन, इसीलिए आपसे आंसर मांग रहे हैं कि क्या वो जो जगह चुनी गई थी वो उतनी माकूल नहीं थी, क्योंकि न्यूट्रल आप कहीं ना कहीं थे नहीं, ज्यादा इंक्लिनेशन आपका अमेरिका की तरफ है। अब इन शब्दों में भी आपको किसी तरह का परहेज या आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बस चुने हुए शब्द हैं। अभी आप नेशनल दुनिया में जितने भी चैनल हैं, मेरे पॉइंट पे आ रहा हूं, जितने भी चैनल उठा के देखें, भारत और इसराइल के अलावा दुनिया के तमाम चैनल पाकिस्तान का जो किरदार है अमन के लिए उसको सराह रहे हैं और कह रहा है कि पाकिस्तान तो शायद ही आपके एक जो चैनल चलते होंगे ना जवाद जी, आप उन्हीं पर देखते होंगे जो पाकिस्तान का किरदार है ना शांति प्रिय देश के तौर पर। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं। मेजर अली शाह जी से भी उनका रिएक्शन ले लेते हैं। मेजर अली शाह, क्या ये पहले पता नहीं था पीस टॉक अगर होगी तो एक तरफ इंक्लाइंड होगी या फिर बेनतीजा निकलेगी? ये सब हुआ क्यों आखिर? सर अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मेजर अली शाह, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो देखिए यहाँ पर जवाब, देखिए हमने प्रश्न नहीं उठाया था, यहाँ पर सिर्फ इतनी बात हो रही है कि आपकी भूमिका शायद वो न्यूट्रल थी नहीं और इसी वजह से कहीं ना कहीं वो बातचीत जो है वो बेनतीजा रही है। लेकिन आप इस बात पर आंसर नहीं कर रहे और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अगर हम देखें वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर देखें सिचुएशन थोड़ी लचर नजर आई है। बहरहाल बात करेंगे इन सब के बीच। देखिए जो पीस टॉक हुई है जो बेनतीजा रही है उसमें मसले क्या थे, वो मसले क्या थे ये समझने की जरूरत है। हॉर्मुज स्ट्रेट एक बड़ा मसला था और कहीं ना कहीं हॉर्मुज स्ट्रेट पर जब बात आई है इसीलिए कहीं ना कहीं अमेरिका को खुद को अमेरिका ने फंसा हुआ महसूस किया। इसके अलावा परमाणु कार्यक्रम लगातार अमेरिका चाह रहा था कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम रोके, यूरेनियम सरबंधन को लेकर भी कहीं ना कहीं बातचीत थी। तो ये वो तमाम पॉइंटर्स है जिनका जिक्र हुआ है जिन्हें लेकर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत तो हुई इस्लामाबाद में, लेकिन वो बातचीत जो है वो बेनतीजा रही। जिसके बाद ये कहा गया बाकायदा ईरान की तरफ से भी कि वो पॉइंटर्स वाकई में डिफिकल्ट थे और सेम पेज पे आना कहीं ना कहीं अगर देखें वो फिजिबल नहीं हुआ है। इसके अलावा लेबनान में युद्ध विराम, क्योंकि इजराइल लगातार लेबनान में अटैक कर रहा है, लगातार लेबनान में अगर हम देखें हमले हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर लोगों की जान जा रही है। इजराइल ये कह रहा है, अमेरिका ये कह रहा है कि लेबनान जो है वो यहां पर इंक्लूडेड नहीं था। विदेशों में सीज की हुई ईरानी संपत्ति का भी जिक्र था। युद्ध में जो नुकसान किया गया अमेरिका की तरफ से इजराइल की तरफ से उसको कॉम्पेंसेशन भी चाहिए था यहां पर, लेकिन वो कॉम्पेंसेशन को लेकर भी बातचीत नहीं बनी। हालांकि पहले से ही देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उससे आपका तारुफ करा दे, बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। ईरान के साथ शांति वार्ता फेल हो गई है। कुल मिलाकर ये एक लाइन में खबर आपको बता रहे कि शांति वार्ता फेल हो गई है। ट्रंप कह रहे हैं कि कोई फर्क हमें नहीं पड़ता है। ट्रंप फ्लोरिडा में एक का इवेंट में शामिल हुए हैं और इस बात का जिक्र उन्होंने किया है, बाकायदा UFC 327 फाइट इवेंट में शरीक हुए हैं। और देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस इवेंट में शरीक हुए, जिस इवेंट में शामिल हुए, इस इवेंट की तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आप देख सकते हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं ये बताने की भी कोशिश की जा रही है कि वाकई में उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो शांति वार्ता हुई है इस्लामाबाद में अमेरिका इजराइल के बीच, इसमें शरीक हुए हैं भले ही अमेरिका की तरफ से प्रतिनिधि, लेकिन ये वार्ता अगर फेल भी हो गई है तो अमेरिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और लगातार अमेरिका के लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि
यहाँ पर अमेरिका पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता बिल्कुल। है। पूर्णिमा जी से रिएक्शन लेते हैं। पूर्णिमा जी, देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही है और ट्रंप यहाँ पर ये दिखाना भी चाहते हैं कि जो भी बातचीत हुई बेनतीजा हुई, कोई फर्क हम पर नहीं पड़ रहा है, हम जैसे कल थे वैसे ही आज भी हैं। देखिए, सीज फायर जो घोषणा की, आपको पता है उससे पहले बताया था कोट एंड कोट एंटायर होल सिविलाइजेशन इज गोइंग टू डाई टुनाइट। इट वाज अ जेनोसाइडल कॉल। और इसके जो परिणाम होने वाला है, अभी हमारी जो डेमोक्रेट पार्टी है उसको लिटरली यूज करके, उनको 25th अमेंडमेंट यूज करके उनकी इम्पीचमेंट की कॉन्वर्सेशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी। सेकेंडली, वो खुद एक डेडलाइन किया है, उसके ऊपर 90 मिनट्स बिफोर द डेडलाइन उन्होंने खुद बोला है कि वर्केबल है उनका जो 10 पॉइंट शर्त है। अच्छा, आप मुझे बताइए, कोई भी सेन पर्सन, अगर उन्होंने खुद बोला है कि वर्केबल है, उसी के वजह से आपने किसी को, आपके रिप्रेजेंटेटिव को कोई दूसरी कंट्री में भेज रहे हो, तो आपको तो होना चाहिए कि बेसिस होना चाहिए कि यू आर एटलीस्ट रेडी टू कम्युनिकेट एंड निगोशिएट। वैंस वहां पे निगोशिएट करने नहीं गए, प्रेसिडेंट ट्रंप उनको निगोशिएट करने नहीं भेजा था। दिस वाज ए सेटअप टू चेंज नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इवन यूनाइटेड स्टेट्स में आज जो रिपोर्ट आ रही है, लिटरली एवरी सिंगल चैनल इज अगेंस्ट दिस वॉर। Every single person from the Democrat Party is against this war. अभी रिपब्लिकन पार्टी में भी दरार आ चुका है। मेरी बात सुन के आपको शायद आज नहीं लग सकता है कि मैं प्रेसिडेंट ट्रंप की सपोर्टर हूँ, 10 साल से सपोर्ट करके रखी हूँ। आज जो सिचुएशन है, हमने पिछले 1 साल में उनकी जो सिचुएशन हमने देखा है, whether it's a tariff war, whether it's a internal पूर्णिमा जी, आप ये कह रही हैं ट्रंप ने अपनी छवि सुधारने की कोशिश की, जिसके चलते पीस टॉक वाला मसला सामने आया। पाकिस्तान फिट इन दैट पजल। पाकिस्तान, देखिए, हमेशा ये पाकिस्तान कौन है? प्रेसिडेंट अमेरिका की हमेशा एक क्या कहते हैं उसको, इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक ए एंटिटी टू सपोर्ट अमेरिका से पैसा आएगा तो पाकिस्तान सपोर्ट करेंगे। तो दैट इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, पाकिस्तान फिट इन दैट पजल। इसीलिए उनको यूज करा गया है। ये टॉक वाज ऑलवेज ए फेक टॉक, एंड निगोशिएशन था ही नहीं। निगोशिएशन के अगर आप सीरियस होते तो पहले दो बार आपने बॉम्बिंग नहीं करते। जब वो लोग बैठे हुए थे निगोशिएशन टेबल पर, दे वर नॉट सीरियस। और अरागची की बात भी सुन लीजिए, ईरानियन मिनिस्टर्स की बात सुन लीजिए, they also know it was they were not serious, and also कर्नल मलिक, ये जो पूर्णिमा जी कह रहे हैं बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि पहले आपको वर्केबल लग रही है तमाम कंडीशंस, इसीलिए तो आप आए ना, इसीलिए तो ये जगह मुकर्रर की, क्योंकि लगातार अमेरिका ही तो कह रहा था कि ये पीस वार्ता होनी चाहिए, शांति वार्ता, आइए सीज फायर करिए। एक तरफ लगातार अटैक्स भी, दूसरी तरफ दबाव बनाने की भी कोशिश। अब एकाएक वो जो वर्केबल कंडीशंस थी वो इम्पॉसिबल हो गई है। अब ये क्या है पूरा सिनारियो? क्या अमेरिका इस बीच तैयारी कर रहा था कि एक बार फिर से बड़ा हमला कर दिया जाएगा ईरान पर? देखिए, जो चीजें बड़ी सिंपल है समझने के लिए। जो लोग जियो पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं ना, उनके लिए ये जो वार्ता से पहले की सिचुएशन थी बहुत सिंपल थी। मैं कल भी पूरे दिन चैनल पर बैठा रहा, मैं ये कह रहा इसके रिजल्ट ढाक के 3 पात वाली कहानी होने वाली है। कारण है, बड़े सिंपल कारण है। सिंपल कारण है कि उन्होंने जिस वार्ताकार को मध्यस्थ चुना है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। अमेरिका से पैसा पकड़ा हुआ है, सऊदी अरब का पैसा पकड़ा हुआ है, यूएई पैसा वापस मांग रहा है, सबका कर्जदार है, तो वो किसकी बात करेगा, किसके फेवर में रहेगा? और चलो वो फेवर में है भी नहीं, क्योंकि एक अच्छा मध्यस्थ वो होता है कि जिसके क्रेडिबिलिटी के साथ साथ जिसके ऊपर एक इन्फ्लुएंस करने की पावर होती है। आपने सुना होगा, आप सब साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे, देयर इज समथिंग कॉल्ड कैटलिस्ट। एक अच्छा मध्यस्थकार एक कैटलिस्ट का काम करता है। वो मुद्दे को जब उसे दिखता है कि वार्ता डीरेल हो रही है, वो चीजों को संभाल के वापस पटरी पर लाने की कोशिश करता है। लेकिन करेगा तो वो जिसके अंदर ताकत होगी। शरीफ को कौन वहां पे मानता है और कौन वहां के आर्मी चीफ को मानता है? आर्मी चीफ मध्यस्थ कराएगा इस लेवल पे? पहली बात तो उनका प्रोटोकॉल इसको इजाजत नहीं देता। दूसरी बात, वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके अंदर इतनी उनका ग्राउंड नहीं है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए ना, देखिए एक सिंपल सी एनालॉजी देता हूं। महल उस जगह पे बनाने चले थे जहां ना जमीन है, जमीन दलदली है, जहां ना नींव है, ना ईंट है, ना गारा है, ना पत्थर है, वहां पे आप महल बनाने चले हो। सर, ईरान अगर इस पीस टॉक के लिए मानता है
तो इसके ये पीछे तो- की क्या वजह है सर, इस पर हम चर्चा करेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें पहले उस खबर के बारे में। तनाव के बीच शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। इजराइल ने वेस्ट बैंक में हमला किया है। हमले में बच्चों को निशाना बनाए जाने की खबर है। फिलिस्तीनी बच्चों को निशाना बनाया गया है। 5 साल के बच्चों के साथ मारपीट भी की गई है और बहुत ही बड़ी खबर है और एक तरह से शर्मनाक तस्वीर इसे हम कह सकते हैं। इजराइल ने वेस्ट बैंक में जो हमला किया, उस हमले में बच्चों को निशाना बनाया गया है। अमानवीय ये खबर है और बेहद शर्मनाक। इजराइल ने वेस्ट बैंक में हमला किया, अटैक किया है और हमले में बच्चों को निशाना बनाए जाने की खबर आ रही है। फिलिस्तीनी बच्चे को निशाना बनाए गए, 5 साल के बच्चे के साथ मारपीट की गई है। रोहित जी ने कि कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर जिस तरीके से हमने देखा, ये डे वन से सवाल उठ रहे थे कि सीजफायर यहाँ पर सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच होगा, इजराइल की क्या भूमिका है यहाँ पर, इजराइल को इंक्लूड क्यों नहीं किया गया है, क्या इसके पीछे भी कोई रणनीति? अगर इजराइल को इंक्लूड करते, जगह भले ही इस्लामाबाद नहीं होती, तो क्या ये शांति वार्ता सफल नहीं होती? बिल्कुल शांति वार्ता सफल नहीं होती, क्योंकि इजराइल तो बिल्कुल इस मूड में नहीं था कि ये पीस टॉक्स हो भी। इजराइल तो आज भी मूड में नहीं। कल रात या आज सुबह बोले 2 बजे के आसपास नेतन्याहू का स्टेटमेंट आया जी। कि वॉर कंटिन्यू करेगी। तो इजराइल तो बिल्कुल मूड में ही नहीं था। लेकिन एक चीज और, क्या अमेरिका मूड में था बातचीत के? ये अभी इजराइल का जो स्टेटमेंट आया थोड़ी देर पहले, उसको अगर आप देखें तो उसने ये बोला है कि इजराइल ट्राइड टू अचीव व्हाट इट कुड नॉट अचीव फ्रॉम वॉर। बिल्कुल सही। वॉर से जो नहीं मिला वो पीस टॉक से लेने चाहता था। देखिए ये वॉर बंद हो जाए कोई नहीं चाहता। ना तो ईरान चाह रहा है, आपके सामने चाहता होता तो वो गल्फ ऑफ हार्मुज छोड़ना सर, तो था। ईरान रेडी क्यों हुआ? पीस टॉक के लिए ईरान क्यों आया? सब पीस टॉक्स के लिए कोई मना नहीं करता। पीस टॉक्स के लिए सारे तारीफ भी करेंगे कि वेरी गुड, क्योंकि सब दिखाना चाहते हैं कि हम पीस चाहते हैं। जो नहीं आया वही पीस नहीं अफोर्ड कर सकता है? क्या ईरान अफोर्ड कर सकता है ये लड़ाई? अमेरिका पीस टॉक नहीं चाहता, आपने कहा इजराइल नहीं चाहता, हम मान गए, लेकिन ईरान भी पीस टॉक नहीं चाहता। वो चाहता है कि उस पर लगातार अमेरिका अटैक करते रहे। इतना अफोर्ड कर सकता है वो? पहले से ही उसकी आर्थिक स्थिति और उसके ऊपर से इस तरीके से अगर हम देखें, इजराइल और अमेरिका उससे आके जूझ रहे हैं। उसकी आर्थिक स्थिति वॉर के बाद बेटर हुई है और उसको जितना सपोर्ट मिला है, 1 महीने तक अमेरिका और इजराइल से कोई लड़ सकता है? एक कंट्री, ये 7-8 कंट्री, तकरीबन 12 कंट्री के आसपास हो चुके हैं। इतने कंट्री से अकेला भिड़े हुए हैं। इसमें ये उम्मीद अमेरिका को भी पहले इकोनॉमी नहीं होगी, ये उम्मीद पहले अमेरिका को भी नहीं होगी कि इतना सस्टेन कर जाएगा ईरान। 4 दिन बोले था, 4 दिन डोनाल्ड ट्रंप ने, तो 4 दिन से 4 हफ्ते हो गए। तो फैक्ट है कि ईरान के पीछे अब आके खड़े हो गए रशिया और चाइना, और रशिया और चाइना उसको हर संभव मदद कर। बिल्कुल, और वो दिख भी रहा है। जो ये इतनी लंबी जंग चली है, ये दिख भी रहा है और अभी भी ईरान इस मूड में नहीं है कि किसी भी तरह से इसे रोका जाए अमेरिका की शर्तों पर। मेजर अली शाह फिर से कनेक्ट हो गए हैं। मेजर अली शाह, आपसे भी यही हमारा सवाल है कि देखिए, ईरान क्या वाकई इस जंग को अफोर्ड कर सकता है? क्योंकि अब तो परिणाम भुगतने की बात थी ट्रंप की तरफ से कि अगर पीस टॉक सक्सेसफुल नहीं होती है तो गंभीर परिणाम होंगे। किस तरीके के परिणाम हो सकते हैं? कितना बड़ा असर हो सकता है? मेजर शाह अनम्यूट कीजिए प्लीज अपने आप को, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं अनम्यूट हूँ आपकी तरफ से। अब हमें आपकी आवाज ठीक मिल है, रही है, perfectly fine, बोल सकते हैं। गीतू जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, एक हाथी और चींटी की लड़ाई में वही चींटी का कुछ वजूद नहीं है। चींटी हाथी के आगे क्या है? कुछ भी तो नहीं है। वही चींटी हाथी के सूंड में घुस जाए तो बहुत मुश्किल कर देती है। ईरान के पास वो दमखम, वो सीने ताकत नहीं थी। ईरान वो ताकतवर नहीं था। लेकिन आप देखिए, ईरान के देसी ड्रोन्स, सस्ते ड्रोन्स कैसे अमेरिकी मिसाइल्स, महंगे मिसाइल्स, हाईटेक मिसाइल्स को टक्कर दे रहे थे। ईरान के सस्ते, बिल्कुल बहुत छोटी टुकड़ी, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। ईरान के पास वो दमखम नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने कैसे, अच्छा ईरान, एक बात और है, कोई हार नहीं रहा है, कोई जीत नहीं रहा है, दोनों हार रहे हैं। बेसिकली नुकसान दोनों का हो रहा है। यहां पर जंग में किसी का फायदा नहीं होता है। लेकिन एक बात जरूर है, ईरान तो और मजबूत निकल कर आया जंग के बाद। तो क्यों? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खुला हुआ था जंग से पहले। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अब पूरा फोकस आ गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलो खोलो खोलो। ईरान ने इस पे अपना हक जमा दिया। ईरान ने बोला हम टोल टैक्स लेंगे। ईरान के ऊपर सैंक्शंस थे, अमेरिकन सैंक्शंस 1979 से, बहुत सारे।
प्रतिबंधियां थी, रोक टोक थे। अब लोगों ने कहा भाड़ में जाए, ये होगा, ठीक है। ईरान की जो आईआरजीसी है वो प्रॉपर आर्मी भी नहीं है। वो 1979 के बाद अयतुल्लाह खोमेनी ने उसको अपनी प्राइवेट आर्मी बनाया था। उसके अंदर 31 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, ठीक है। 31 डिस्ट्रिक्ट्स को सबको डिसेंट्रलाइज कर दिया। अगर हम पे हमला होता है, आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं है, सेंट्रलाइज करके आप जाकर ठोको। ईरान ने ठोकना शुरू कर दिया। ईरान जो यूएस की जो सैन्य मिलिट्री बेसेस है ना, कुवैत के अंदर, बहरीन के अंदर, कतर के अंदर, जो कि एसेट्स माने जा रहे थे, बहुत बड़े एसेट्स, वही एसेट्स अब लायबिलिटी में हो गए। अब वो लायबिलिटी माने जा रहे हैं। अगर ईरान ने अमेरिकन जहाज गिराया, पायलट को रेस्क्यू कर दिया बहुत घंटों के बाद, एक दिन के बाद, वो अलग बात रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अमेरिका हार रहा है या हार गया, या ये जीत गया ये हार गया। हार दोनों रहे हैं, नुकसान दोनों का हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब मगर अब फंस चुके, बुरी तरीके से फंस चुके, और ये शांति डोनाल्ड ट्रंप के पास सर हारने के लिए चुनाव है और शायद ईरान के पास नहीं। आपके पास लॉटरी एक अपडेट जरा साझा कर लें। लेबनान में इजराइल के भीषण हमले लगातार जारी हैं। लेबनान में इजराइल के भीषण हमले लगातार हो रहे हैं। लेबनान के बच्चों को अब निशाना बनाए जा रहे हैं। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। और हमले में व्हाइट फॉस्फोरस के इस्तेमाल करने की भी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, लेबनान में इजराइल के भीषण हमले जारी है, बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। हमले में व्हाइट फॉस्फोरस के इस्तेमाल करने की खबर सामने आ रही है और अब ये जंग बहुत ही ज्यादा अमानवीय हो गई। अगर बच्चों को यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि किस तरीके की जंग ये जा रही है, किस मुआहने पे जा रही है, किस रास्ते पर जा रही है, सोचना होगा। लेबनान के बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है और इस हमले में व्हाइट फॉस्फोरस के इस्तेमाल करने की खबर है। इस पे कर्नल साहब से रिएक्शन ले लेते हैं। क्या ये संभव है सर, और ये कितना अमानवीय है बच्चों पर निशाना साधना? गीतू जी देखिए, कोई भी बच्चों पर किसी भी नागरिक पे का मारा जाना अपने आप में बहुत बड़ा, एक तरह से मैं कहूंगा अनफॉर्चुनेट और बहुत दुखदाई घटना है। जितने लोग मारे जा रहे हैं ये सबके सब टूल बन जाते हैं इन दोनों देशों की लड़ाई का, यानी दो पक्षों की लड़ाई का आप कह लीजिए। बात ये आ रही है, हम थोड़ा लार्जर पक्ष को देखें। लार्जर पक्ष ये है कि जो 12 के 12 कंट्री, चलो अमेरिका इजराइल को हटा दीजिए, वो उस लोकेशन वाइज वहां नहीं है। जो 10 कंट्री जो जीसीसी कंट्रीज है, जीसीसी कंट्रीज को इस तरह से एक तरह से स्क्वीज किया गया है। आप पाकिस्तान को चूज करने का माध्यम देखिए। ओमान एक अच्छा कंट्री हुआ करता था जो अक्सर छोटे छोटे विवादों में मध्यस्थता करता था और लोगों को बिठा के बातचीत कराता था और एक तरह से सॉल्यूशन निकलता भी था। आज पाकिस्तान को इसलिए चूज किया गया है कि ईरान ने सभी देशों को अपना लिटरली दुश्मन बना लिया है। अपनी रणनीति के तहत कि सबको पेन दीजिए, अमेरिका के जितने अड्डे हैं ये बहाना बनाकर सबको उनकी अर्थव्यवस्था तोड़ने की कमर तोड़ने की कोशिश की गई है। आप ये समझिए ना, जब किसी की इकोनॉमी टूटती है, ये सारा लड़ाई भी तो इकोनॉमी की है। ये कोई जमीन की लड़ाई नहीं है, ये कब्जे की लड़ाई नहीं है, ये सारा का सारा इकोनॉमी की लड़ाई है। बड़ा खेल समझिए। चाइना को स्क्वीज करने की कोशिश की। अगर मैं एक शब्द में इसको कहूं, ये लड़ाई है ही नहीं ईरान और अमेरिका की, ये लड़ाई ईरान और चीन की लड़ाई है। लेकिन चलिए फिजिकली जो मैं सामने दिखता है, ईरान उसमें एक पक्ष है, अमेरिका एक पक्ष है, इजराइल अपनी लड़ाई दूसरी लड़ रहा है। देखिए पूरी कहानी ये है कि अगर दोनों पक्ष अपनी चीजें पढ़ रहेंगे, कभी ये लड़ाई ऐसे ही चलती होगी। जी मैं और एक इसका पक्ष बताता हूं आपको। अभी हो क्या रहा है कि ईरान के हाथ में होर्मुज जैसा हथियार लगाए, सिर्फ एशियन कंट्रीज नहीं है, एशियन कंट्रीज अपना रास्ता ढूंढ लेंगे, ऑल्टरनेटिव रूट्स यानी ऑल्टरनेटिव सोर्सेज यानी अपना ढूंढ लेंगे। लेकिन हो क्या रहा है कि जितने कंट्री है सऊदी अरब से लेकर ऊपर तक, जिनकी अर्थव्यवस्था पूरी एक्सपोर्ट ऑयल और गैस पर थी, वो मारे जा रहे हैं। उनकी अर्थव्यवस्था का असर दिखाई देगा अगले 3-4 साल में। और यहां तक डैमेज किया गया है उनके प्रोडक्शन फैसिलिटीज को, जिसमें कि उनके गैस ले लीजिए चाहे ऑयल ले लीजिए, कि जिनको बनने में जो विश्लेषकों का या एक्सपर्ट का विचार है कि कई साल लगने वाले हैं। और ऐसी स्थिति में जिन देशों की कमर आपने तोड़ी है, क्या वो चाहेंगे कि ईरान उनका नासूर हमेशा के लिए बना रहे? वो चाहेंगे कि इसका सॉल्यूशन निकले। जो आज स्थिति है, जो पेन की स्थिति है, हो सकता है पेन, वो ये चाहेंगे ये पेन और बढ़ जाए, लेकिन हल निकले। और हल कभी भी, देखिए ईरान की पॉलिसी समझिए और अमेरिका की पॉलिसी। अमेरिका की मजबूरी है क्योंकि उसने कमिट किया हुआ है कि मैं आपको सुरक्षा दूंगा, सुरक्षा नहीं दे पाया है, एयर डिफेंस सिस्टम फेल हुए, सुरक्षा देने में नाकाम रहा है। तो अमेरिका का एक तरह से देखा जाए इंटरनेशनली उसका पूरा रुतबा डाउन हुआ है। और एक और चीज इसमें समझिएगा,
आज अमेरिका दूसरी तरफ दूसरा पक्ष समझिए, अमेरिका की अर्थव्यवस्था चलती है हथियारों की बिक्री से, युद्ध से। ये भी पक्ष हमें नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल। अमेरिका की तो इस तरह से बल्ले बल्ले है। बिल्कुल सर, एक पूरे इंटरप्रिटेशन ये भी है कि अमेरिका चाहता ही नहीं है युद्ध रुके। आपके पास लौट रहे जवाद हमारे साथ लगातार बने हुए, कुछ कहना भी चाह रहे हैं। जवाद देखिए, ये जो पीस टॉक यहाँ पर हुई है, इससे ना तो ईरान को कुछ हासिल हुआ है, ना ही अमेरिका को कुछ हासिल हुआ है, लेकिन इससे क्या जो पाकिस्तान का मकसद था वो पूरा हो गया, यानी कि दोनों ही देशों को संतुष्ट करना, अमेरिका को स्पेसिफिकली संतुष्ट करना? देखिए, मैं तो सो गया था, अभी शुक्र है मेरा नंबर आ गया है, और जब नंबर आता है तो बोलने नहीं देते। आप बाजी करें, थोड़ा सा बोलने भी दे। गलत आरोप मत लगाइए सर, सबको मौका मिल रहा है, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा। काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ आप दे रहे हैं। अच्छा, मैं ये भाई साहब ने बात की थी, इनसे पूछता हूँ कि अगर अमेरिका सीरियस नहीं था तो ये बताएं कि जो अमेरिकी जो डेलीगेशन था उसमें कौन कौन लोग थे। नहीं, ये भाई जो ऊपर दरमियानी जो फ्रेम में, इनसे पूछना चाहूंगा चश्मा। मेहरबानी करके, तो मैंने आपसे पूछा वो तो बता दीजिए। पिछली दफा भी आपने सवाल ऐसे ही छोड़ दिया, आप पूछ लीजिएगा उनसे, पर हम जो पूछ रहे हैं वो तो बता दीजिए। जी, देखिए, पाकिस्तान का सिर्फ और सिर्फ मकसद अमन खिते के अंदर था, और खिते के अंदर अमन के लिए कोशिश करना ये हमारा फर्ज है, और वो हम कर रहे हैं। आपका बयानिया वो बनाएं, उसमें कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। दुनिया क्या कहती है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और दुनिया पाकिस्तान की तारीफें कर रही है और कह रही है कि पाकिस्तान ही पहली वाहिद कंट्री है जिसने अमेरिका और ईरानी जो डेलीगेशन है उसको दूसरी बार एक टेबल के ऊपर बैठाया है। ये दुनिया कहां पर है सर? ये अर्थ के बाहर का मामला है क्या? कितने देश इस दुनिया में है, ये भी हम जानना चाहेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि आप दूसरी पत्रकार है, न्यूट्रल बात रखिए ना सर, न्यूट्रल बात रखिए ना आप। बहुत सारे पाकिस्तानी पत्रकार इस बात को प्रत्यक्ष रूप से रखते हैं कि वाकई में ये तो चीज है ना, हित तो है भाई, अमेरिका से आपको फायदा होता है, आपको IMF बेल आउट पैकेज चाहिए, उसकी क्या वो सब कैसे मुमकिन है? इस बात को प्रत्यक्ष तौर पर कहने में क्या गुरेज है? जो है सो है, व्हाट इज रॉन्ग इन इट? भारत को भी जरा सोचना चाहिए। भारत IMF का बेल आउट पैकेज लेने के लिए जा रहा है। नहीं, भारत क्या सोचेगा जवाद जी? भारत क्या सोचे, आप ही बताइए ना। आप न्यूट्रल रह पाएंगे जब आपको लग रहा है कि अमेरिका आपको तमाम तरह की चीजें दे रहा है, फंड दे रहा है, आपको उठा रहा है, तो आपको लग रहा है कि आप न्यूट्रल रह पाएंगे पीस टॉक पे? नहीं है, ये तो आप जाके आपके जो मोदी जी हैं वो मदरलैंड डिक्लेयर करके आए हैं इजराइल के अंदर। आप लोग जो है वो गुलाम भी हैं, और फिर बात वो कुछ और ही हो जाएगी। नहीं, आप गलत शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, ठीक है। मेजर अली शाह, फिर आप कहेंगे बीच में रोक दिया है। मेजर अली शाह। आरी रोहित जी आ रहे हैं। जी जवाद भाई, सबसे पहले तो आप कहते हैं कि आप दुनिया आपकी तारीफ कर रही है, तो एक शेर अर्ज है आपके लिए, मिर्जा गालिब साहब का शेर है, दिल खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है। ठीक है, तो आप जिस इल्यूजन में रहते हैं ना, ठीक, मैं भी आपको मुबारकबाद दे दूंगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें तो पहले जमाने में क्लास 5th फेल बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन। पीसीआर प्लीज ऑडियो दे दीजिए यहाँ पर जवाब जी का भी। पास नहीं, जी क्लास 5th फेल तो बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन मानी जाती थी। ये आपको एग्जांपल देता हूं मैं, एक ऑटोमेटिक दरवाजा है, ठीक है, ऑटोमेटिक दरवाजा है, अगर आप चल रही हैं वो खुद खुल रहा है और खुद बंद हो जाएगा, वो उसके वहां पे दरबार खड़ा हुआ है, वो खोलने का इशारा कर रहा है, खोलने का बंद कर रहा है। बस वही काम तो पाकिस्तान ने किया है, केवल अपनी छवि सुधारने का काम किया है। स्ट्रेटेजिकली उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वहां मारे काटे, वायलेंस हो, जंग हो, बच्चे मरे, कोई परवाह नहीं है। आपने बहुत पॉजिटिवली बोला है सारी बातों को, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो पाकिस्तान को खराब लगना चाहिए कि इमेज सुधारने का काम किया। रोहित जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, इनपुट अपना प्लीज रख दीजिए जल्दी से। रोहित जी कह रहा हूं कि पाकिस्तान की इमेज तो। जवाद जी आपके पास आ रही है, एक बार सुन ले उनका भी, फिर आपके पास लौट के आ। रोहित जी जल्दी से। जवाद साहब बात ये, आपका भी जवाब दूंगा मैं। ये जो मेजर साहब हैं, मेजर साहब, मिर्जा गालिब ने आपके लिए भी एक शेर बोला था, बदनाम ना होंगे तो नाम ना होगा क्या। तो बात ये है कि बदनाम हुए आप और आपका नाम हुआ, आपने इसमें कर क्या दिया। अभी मैंने एक आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर साहब है उनको एक वीडियो भेजा, जिस समय जेडी वैंस निकले हैं उस समय उन्होंने पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर से हाथ मिलाना भी गवाह नहीं समझा, वो सीधे निकल। तो ऐसी सिचुएशन में इतनी इज्जत के साथ आपके साथ पेश आया गया। जहां तक बात ये कि इन्होंने पूछा कौन कौन थे, जवाद खान साहब ने, जवाद खान एक चीज समझिए आप कि इसमें जेडी वैंस अकेले ऐसे थे जो कि कहीं पे पीस के बारे में बात कर रहे थे, वरना स्टीव विटकॉफ थे, वो उनका बैकग्राउंड क्या है, प्रॉपर्टी डीलर है अगला, ठीक है, वो बड़े लेवल पे बिल्डर कहलाते होंगे, अब काम प्रॉपर्टी डीलिंग का है। स्टीव विटकॉफ जो है मिडिल ईस्ट के स्पेशल एनवॉय बने हुए हैं। क्या आपका बैकग्राउंड है?
दूसरे जेरेड कुशनर हैं, सिर्फ एक अचीवमेंट है कि ट्रंप की बेटी से शादी की उन्होंने, उससे ऊपर अचीवमेंट नहीं उनके हाथ में। ये आदमी, और वॉर से पहले जो पीस टॉक्स हुई थी उसमें स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ही दो ही थे जहां पर नेगोशिएशंस फेल हुए थे। जिन लोगों से बातचीत में नेगोशिएशंस फेल हो गई, आपने उन्हें दोबारा भेज दिया। क्यों भेज दिया? तो ये नेगोशिएशंस फेल तो होनी थी। Who's जेरेड कुशनर? अमेरिका में 32 करोड़ के लोगों में 32 करोड़ लोगों में इतना सारा ब्रेन ट्रेन होता है, इतने सारे इंटरनेशनल अफेयर्स में पीएचडी पहुंचते हैं, इतने सारे स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं, आपको सिर्फ जेरेड कुशनर मिलते हैं क्योंकि आपकी बेटी से शादी हुई उनकी, और ये यहूदी हैं, ही इज अ ज्यू, तो वो क्या इजराइल के फेवर में नहीं होंगे? तो ये सारी की सारी जो डिटेल आपको भी पता था। हाँ। अगर आपने इतना बड़ा काम किया है तो आप बोल सकते थे ना कि जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ मत भेजो, आप किसी और को भेजो। नहीं बोला। और जेडी वैंस क्यों आए? ईरान के प्रेशर पे, ठीक है ना, वरना जेडी वैंस भी नहीं आते। जेडी वैंस को तो पहले ही पता था, ट्रंप ने स्टेटमेंट दे दिया था न्यूयॉर्क टाइम्स को। 20 सेकंड का जवाब दे लेते जवाब जी से, वरना फिर इल्जाम लगाने लगेंगे, बोलने का मौका नहीं दिया। पूर्णिमा जी से भी इसका जवाब लेंगे। जवाब जी 20 सेकंड से जल्दी से। नहीं, मैं मोहतरम मैं हैरान हूँ इस बात पे कि आप कह रहे हैं कि जो नहीं था तो वो इतने उनके अमेरिकी नायब सदर पाकिस्तान ना आते, ईरानी डेलीगेशन के हाई जो प्रोफाइल लोग हैं वो पाकिस्तान ना आते, फिर उनकी 21 घंटे बातचीत ना होती, फिर उसका नतीजा जो सामने आया है, चलें डिसएग्री आया है, कहते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, आपकी बात को मान लेते हैं, बट ये नहीं है कि यहाँ बस रुक गया मामला भी आगे और जाएगा। अभी इस जो है वो मुज़ाकरात होने बाकी रहते हैं। यानी अभी पाकिस्तान और कोशिश करेगा पीस टॉक के लिए दोनों देशों के बीच। जवाद जी, पाकिस्तान की एक और कोशिश देखने को मिलेगी इसी तरह की पीस टॉक के लिए। पीस टॉक की एक और कोशिश करेगा पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच में, आप ये कह रहे हैं? पाकिस्तान पीस के लिए हमेशा कोशिश करता है, एक नहीं 1000 बार करनी पड़े तो हम कोशिश करेंगे खिते के अंदर अमन लाने के लिए। खान साहब, अगर ये कोशिश पाकिस्तान के खुद अगर गृह हालात सुधारने के लिए होती तो और भी ज्यादा काबिले तारीफ होता। विद ड्यू रिस्पेक्ट एक ब्रेकिंग जरा साझा कर ले, उसके बाद लौट पूर्णिमा जी का रुख करेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, तनाव लगातार बरकरार है। तनाव के बीच नेतन्याहू का बड़ा स्टेटमेंट आया, 6 देशों के खतरों को पार किया, ये नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। तो देखिए, नेतन्याहू का ये बड़ा बयान है, मिडिल ईस्ट का मैप दिखाते हुए नेतन्याहू ने ये बयान दिया है कि 6 देशों के खतरों को पार कर चुके हैं हम। नेतन्याहू का ये बड़ा बयान और बड़े मायने हैं, अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है, यानी खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। मिडिल ईस्ट का मैप उन्होंने दिखाया और फिर नेतन्याहू ने ये बयान दिया है। तो इस वक्त बड़ी खबर, और इस खबर से ये समझा जा सकता है कि बहुत कुछ अभी चल रहा है नेतन्याहू के दिमाग में। चलिए रुक कर लेते हैं मेजर शाह का, वो बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। मेजर शाह जी की बात क्लियर कर दी है। ये अगर पाकिस्तान का पक्ष रख रहे हैं रोहित जी, तो ये भूल गए हैं कि पाकिस्तान वही पाकिस्तान है जो आतंक का बढ़ावा देता है। रोहित जी, ये आपके लिए मैं दे रहा हूं मैसेज। रोहित जी, आप आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। आप जो बोल रहे हैं ना, आप जो पाकिस्तान का पक्ष रख रहे हैं, दिस इज वेरी रॉन्ग ऑफ यू। आप अगर हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हमको वी शुड फील प्राउड एज इंडियंस। अब मेजर शाह, आप लोग कितना भी पॉजिटिव बोलिए, आप बोलिए, रोहित जी बोलिए, लेकिन यहाँ पर नहीं पच रहा है, यहाँ पर खान साहब को नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आप उनके बारे में पॉजिटिव बोल रहे हैं। पूर्णिमा नाथ जी, हम जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं, स्ट्रेस और लगातार जिस तरीके से बढ़ रहा है, अब नेतन्याहू ने जो मिडिल ईस्ट का मैप दिखाया और कहा है कि बहुत कुछ करना बाकी है, 6 देशों के खतरों को पार किया, इसके क्या मायने निकाले? मैंने वो मैप तो नहीं देखा, बट ये तो क्लियर था कि इस बिगिनिंग से कि इजराइल को ये पीस टॉक पसंद नहीं था, और इजराइल इज नॉट पार्ट ऑफ इट ऑल्सो। मेरे ख्याल से मैंने एक न्यूज़ भी देखा था जब पाकिस्तान ने शायद इजरायली पत्रकार को भी वहां पे आने नहीं दिया, मना किया। बट दिस इज बिटवीन ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स। 2 पार्टी की निगोशिएशन है और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है पाकिस्तान ने डिसाइड नहीं किया कि ईरान किसको भेजेंगे या यूनाइटेड स्टेट्स किसको भेजेंगे। एक क्वेश्चन अगर कोई पूछना चाह रहे, रोहित जी आप पूछ रहे थे कि पाकिस्तान क्यों नहीं पूछा, जेरेड कुशनर को क्यों भेजा है, विटकॉफ को क्यों भेजा है। दिस इज नॉट ए डिसीजन पाकिस्तान मेड। पाकिस्तान इज प्लेइंग एज ए टॉय बेसिकली। उनको इस पाजल में फिट हो गया है बिकॉज ऑफ अमेरिकाज इंटरेस्ट ऑल्सो। पाकिस्तान इज अ नेबर ऑफ ईरान। अब जेडी वैंस यहाँ से गए, वाराकची वहां से वाशिंगटन डीसी नहीं आए,
तो आपको ये समझना चाहिए ये पाकिस्तान जो रोल प्ले किया है, वेदर हमारे पास अभी एक डील है या नहीं है, पाकिस्तान प्लेड ए परफेक्ट मिडलमैन, दैट्स इट। दे डिडंट डिसाइड वाशिंगटन किसको भेजेंगे, जेडी वांस आएंगे या नहीं आएंगे, या ईरान से अरगची आएंगे या गालिबाफ आएंगे। तो ये क्वेश्चन इज इनवैलिडेटेड इन माय माइंड। बिल्कुल, लेकिन पूर्णिमा जी, पाकिस्तान ये जो पीस टॉक का ऑर्गेनाइजेशन पूरा रहा है, यानी ये जो पूरी तरीके से पीस टॉक ऑर्गेनाइज की गई है, उसका क्रेडिट लेने की होड़ यहाँ पर मची हुई है कि देखिए हम पीस करवाना चाहते हैं, हम शांति स्थापित कराना चाहते हैं। देना चाहिए, उन्होंने एक मिडलमैन की काम किया है, दैट्स इट। आप क्रेडिट दीजिए ना। आगे वही जगह में इंडिया भी बैठते तो इंडिया को भी क्रेडिट मिलना चाहिए था। क्रेडिट तो हम दे रहे हैं, पाकिस्तान ने पूरा क्रेडिट दिया है। ये तो बिल्कुल जिस बात का आप जिक्र कर रही है इससे पूरा इत्तेफाक रखते हैं, क्रेडिट दिया है भाई। पाकिस्तान ने तो पेशकश की सोशल मीडिया पर जाकर वहां के प्रमुख ने कि मैं मध्यस्थता करा ले, तो हम यहाँ पर प्रश्न और अमेरिका का मैसेज फॉरवर्ड कर दिया। नहीं पाई है मध्यस्थता, इसलिए नहीं हो पाई जिसका आपने भी जिक्र किया। मोनिका, अमेरिका का मैसेज फॉरवर्ड किया था पाकिस्तान ने, और ये सोशल मीडिया पर देखिए किस तरह से छाया रहा था कि जो अमेरिका ने मैसेज दिया वो हम देख रहे थे कि पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से एज इट इज फॉरवर्ड किया गया। पूर्णिमा जी, देखिए, मैंने ईरान की एम्बेसडर का इंफॉर्मेशन मैंने देखा है। इंडिया में जो है उन्होंने स्पेसिफिकली कुछ शर्त लिखी है। 10 शर्त में लेबनान है, 10 शर्त में आपकी सैंक्शंस की बात की है, उनके एसेट अनफ्रीजिंग की बात की है, उनकी लिटरली यूएन रेजोल्यूशंस की बात की, IAEA के सिचुएशंस की बात की, गवर्नर्स की, ये तमाम बातें हुई है ईरान की तरफ से। उसके बाद मैंने शहबाज शरीफ की भी इंफॉर्मेशन देखी, उसमें भी लेबनान की बात हुई है। लेकिन हमारी प्रेसिडेंट और जेडी वांस ने स्पेसिफिकली बताया कि लेबनान इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन। सो ये आपको डिसाइड करना है कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही कर रहा है। लेकिन पहले दिन से यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुआ था, और मैंने ये कह दिया था अगर पीस टॉक हुआ भी, अगर वेदर इट्स ओमान करे या जॉर्डन करे या पाकिस्तान करे, रियली डजंट रियली मैटर। एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे कोई पीस होने ही नहीं वाला है। कोई पीस टॉक होगा लेकिन डील आएगा कि नहीं आएगा, देयर वाज अ क्वेश्चन ऑटोमेटिकली। अब पाकिस्तान ने कोशिश किया है, उसके लिए उनको थैंक यू बोलो, बट एट द एंड ऑफ द डे ये कहना है कि वो आपने डिसाइड क्यों नहीं किया, वो वहां से कौन आ रहा है नहीं आ रहा, दैट इज नॉट देयर रोल। दे जस्ट प्रोवाइडेड ए प्लेटफॉर्म, ए सिक्योर प्लेटफॉर्म, दैट्स इट, इट्स ओवर डन। अभी कुछ हुआ नहीं। एक बड़ी खबर आ रही है, जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं। जेडी वेंस के बयान पर ईरान का करारा पलटवार। ईरान के पूर्व उपराष्ट्रपति ने पलटवार किया है। अमेरिका के लिए बुरी खबर है, ईरान के लिए नहीं है। पीस टॉक फेल होना अमेरिका के लिए बुरी खबर। वेंस ने कहा कि पीस टॉक फेल होने पर कहीं ना कहीं ये जो है खबर बुरी अमेरिका के लिए हो जाती है। निशाना साधा गया पीस टॉक फेल होने पर। वेंस की तरफ से पीस टॉक फेल होने के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया था यहाँ पर जेडी वेंस ने कि ईरान की वजह से ये पीस टॉक फेल हुई है, जिसके बाद पलटवार अब आ गया है ईरान की तरफ से। ईरान के पूर्व उपराष्ट्रपति ने ये पलटवार किया है। कर्नल SK मलिक, अब वो जो वार हम देख रहे थे, आरोप प्रत्यारोप कहें या फिर बयानों की बौछार, वो फिर से शुरू हो चुकी है। अब ये नए सिलसिले में अगर हम देखें तो तुम्हारी वजह से पीस टॉक फेल हुई है और तुम्हारी वजह से फेल हुई है, और ये तुम्हारे लिए बुरी खबर है, हमारे लिए नहीं है। मैम एक बात समझिए, ये पीस टॉक तो सफल होनी नहीं थी ना, क्योंकि पोजीशन कोई सी भी पार्टी डील करने के लिए आया ही नहीं था। ईरान की तरफ से पूरा एक तरह से देखा 200 आदमी का एक तरह से मैं ये कह लूं इतना बड़ा ग्रुप आया। अमेरिका की तरफ से जो लो नुमाइंदे आए, वो उन कंट्री का प्रोरोगेटिव होता है कि किसको भेजा जाए किसको ना भेजा जाए। महत्वपूर्ण बात ये होती है कि किस माइंडसेट के साथ आए। क्या वो करने आए थे? बिल्कुल नहीं करने आए थे। ये एक इंटरनेशनल ओपिनियन फॉर्मेशन का हिस्सा होता है। कोई भी देश, जैसा कि हमारे वक्ता या रोहित जी ने बताया, बिल्कुल सही कहा, कोई भी देश शांति की बात को मना नहीं करेगा और इस बात में जरूर शामिल होगा, लेकिन वो अपनी पोजीशन से कैसे बच डाउन कर जाए। ये कह रहे हैं कि इजराइल देखिए, मैं पाकिस्तान की एक और ड्रॉबैक ये बताता हूं कि मेडिटेड पाकिस्तान जो बना है, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। अगर उसके अंदर लोग आते हैं, पार्टीज आती हैं मेडिटेशन करने के लिए, पाकिस्तान तो ऑलरेडी इजराइल के खिलाफ है। इजराइल की बात हो रही है, लेबनान की बात हो रही है, तो लेबनान का किससे झगड़ा चल रहा है? लेबनान के अंदर इजराइल का इंटरफेयर चल रहा है। इंटरफेयर कह लो या उसका ऑपरेशन कह लीजिए, ऑपरेशन चल रहा है। इंटरफेयर वर्ड गलत है, ऑपरेशन चल रहा है।
बात तो इजराइल की ऑलरेडी हो रही है, जिसकी बात हो रही है उसको आप इनवाइट नहीं कर रहे हो। चलो आपकी मजबूरी होगी, क्योंकि बात यह है कि जिन वो इजराइल का नाम ले लेंगे पाकिस्तान के अंदर, चाहे वहां पे ट्रंप साहब ही क्यों ना बैठे हो, वहां पे बवाल मच जाएगा, लबैक शुरू हो जाएगा, उधर से BLA शुरू हो जाएगा। तो पाकिस्तान की मजबूरी है इजराइल के खिलाफ हार्ड स्टैंड को रखना, इजराइल के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कोई नहीं दिखाना, ये उसकी मजबूरी है। और अमेरिका के अंदर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अमेरिका चाह के भी इजराइल की जो कंसर्न्स हैं उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। चाहे इजराइल का नुमाइंदा भले ही ना आए तो अमेरिका खुद एक इजराइल का नुमाइंदा बन के बात करेगा। ये बात पीस टॉक्स जो थी, ये वक्त जो था ये आई वॉच था, एक टैक्टिकल डिले है, टैक्टिकल पॉज है, जिसमें दोनों पोजीशंस अपने को हार्डन कर रही हैं। ईरान ने आते ही जो शर्तें नई रख दी कि मेरे डी फ्रीज कीजिए। देखिए ईरान को भी इस टाइम बहुत बड़ी प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम पे आने वाली है। ऐसा नहीं है कि ईरान एक अमर कंट्री है, वो लड़ता रहेगा। देखिए नैरेटिव फॉर्मेशन एक अलग चीज होती है। एक बच्चा कहीं मरता है, एक इंसान कहीं मरता है, जान तो बच्चे की भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी बड़े की है, लेकिन एक जिंदगी कहीं जाती है उससे नैरेटिव शुरू हो जाते हैं। बात ये हो रही है कि इतने दिनों से इतने हजारों लोग मर चुके हैं, उनकी बात क्यों नहीं करते हैं। हम भूल जाते हैं, इंसान की मेमोरी बहुत छोटी होती है और वो पुरानी बातों को छोड़कर आज करंट देखता है जो उसको शो विंडो में दिखता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, झगड़ा शुरू हुआ, फ्रेश जो झगड़ा कहते हैं, अक्टूबर 23 से। क्या कमी थी उन बच्चों की, क्या कमी थी जिनको तंदूर में, जिनको माइक्रोवेव के अंदर जाकर टेम्परेचर सेट कर दिए गए? क्यों किया? ऐसी क्या खुजली थी हमास को? इजराइल ने क्या किया था? इजराइल ने तो 2005 के अंदर गाजा सुपर्द कर दिया था वापस। और इजराइल के अंदर वहां के सिस्टम के लोग, फिलिस्तीन के लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनके बैंकिंग व्यवस्था में, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था में, उनके उसमें काम कर रहे हैं वो लोग। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम आई हमास को कि एकदम से 1-1.5 घंटे के अंदर आपने 1,500 लोगों को मौत के घाट उतार दिया? और ऐसी विभत्स दर से जिसका कि पूरा देखा जाए हिटलर के टाइम के उसके बाद से सुनने को नहीं मिलता। लेकिन इस बात को कहते हुए मैं कहता हूं हर समस्या का समाधान भी ढूंढना जरूरी है। जब समस्या आएगी उसके समाधान भी जन्म लेंगे, और समस्या का जन्म लेने के लिए आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी जरूरी है। आपका जो इंटरलोक्यूटर है यानी मीडिएटर है उसके अंदर भी एक दम होना चाहिए कि वो बातों को एक तरह से एक डायरेक्शन दे सके, उनको प्रभावित कर सके। दोनों साइड के बीच में बैठ के अपनी इतनी हिम्मत रखे कि दोनों साइड को बैठाए, उनको जाने ना दे। लेकिन मैं कल ये कह रहा था, मैं अपनी बात बस खत्म कर रहा हूं, ये कह रहा था कि इस बात का सबसे पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक व्यू मुझे ये लगता है कि ज्यादा से ज्यादा अगर ये घोषणा हो जाए कि हमने बात की और हम इस बात को अगले वार्ता में, अगले राउंड में करेंगे, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव। अब तो सर ईरान ने कह दिया कि आगे बात भी नहीं करेंगे, इस तरह की भी खबरें आ रही कि ईरान की तरफ से कहा गया आगे भी बात नहीं करेंगे। और पहले भी ईरान बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं था सीज फायर को लेकर या फिर बातचीत को लेकर, लेकिन बातचीत हुई है। रोहित जी, आप किस तरीके से सिनारियो को देख रहे हैं? अब क्या एक नए सिरे से बातचीत होगी? हालांकि ईरान मना कर रहा है, पहले भी मना कर रहा था बट हुई। अब आपको क्या सिनेरियो नजर आता है, या फिर ये जो युद्ध हमने देखा 1 महीने से ज्यादा लंबा चला है, ये और ज्यादा अग्रेसिवली होगा? देखिए एक चीज, बातचीत होती रहेगी, बातचीत के लिए कोई मना नहीं करेगा, बैकडोर टॉक्स चलेंगी, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान का जितना रोल था इस गेस्ट अपीयरेंस में पूरी मूवी में हो गया। इसके बाद पाकिस्तान जितना और हल्का फुल्का कर सकता है कर लेगा, उससे ऊपर नहीं करेगा। खत्म है कहानी। जहां तक बात वॉर चलेगी, आप एक चीज समझिए कि ये वॉर से फायदा किसको है? रोहित जी, माफी के साथ आपको रुकना चाहेंगे, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण खबर आ रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।